4 जून को जिस दिन नतीजा आया उस दिन से लेकर तकरीबन 12-15 दिन तक लगातार मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, फिर ऑर्गेनाइजर का लेख, सारी जितनी भी बातें सामने आई उनका एक कंक्लूडिंग पॉइंट ये था कि मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी 240 पर बीजेपी का आ जाना। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूं तो अगर ये मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी संघ को लगता है, मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी और बाकी तमाम बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को लगता है, तो क्या ये समझने में भूल भी हो रही है? क्या वो विनम्रता दिखनी जो चाहिए नहीं दिख रही है या फिर कुछ और मसला? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि विनम्रता तो व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। इसका मुझे लगता है कि संख्या बल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास 350 और 400 का सांसद भी है और अगर आप विनम्र नहीं तो व्यक्ति अगर विनम्र नहीं तो वैसा ही व्यवहार करेगा, उसके पास 40 होंगे तो भी उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए पहले तो पार्लियामेंट मतलब मैंने अटल जी के समय की पार्लियामेंट तो कवर नहीं किया, हालांकि मैंने मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से मैं लगातार पार्लियामेंट कवर करता रहा मैं, लेकिन उस समय से अटल बिहारी वाजपेयी नरसिम्हा के समय से मैं पार्लियामेंट को जरूर देखता रहा। हम उस समय देखते थे कि किस तरीके से संवाद होता था, मतलब किस तरीके से बेहतर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। वक्ता बोलते थे, विपक्ष सुनता था, हंसी मजाक होती थी, व्यंग्य बाण चलते थे, लेकिन सदन खत्म होने के बाद किसी तरह का एक आपस के अंदर एक सामंजस्य दिखता था। कई बार ऐसा हुआ कि नरसिम्हा राव का बहुत विरोध हुआ सदन के अंदर और जब बाहर अटल बिहारी निकले, आडवाणी जी निकले तो नरसिम्हा के साथ हाथ मिलाकर गए, कैबिनेट के अंदर गए, चाय पी और बाहर निकले। तो मुझे लग रहा है कि उस समय वाद विवाद भी होता था, लेकिन उस तरह के वक्ता भी अब सदन के अंदर देखने को हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि सदन जैसे 2014 से लेकर 2019 तक चली, 2019 से लेके 2024 तक चली है, अब उससे निचले स्तर पर 2024 से हमें देखने को मिलेगी। निचले स्तर पर इसमें देखो ये दिख गया, हमें प्रोटेम स्पीकर के समय हमें देखने को मिल गया। उसके बाद से लगातार मुझे लग रहा था कि ये स्थिति बनेगी और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री सदन के नेता है जब बोलने के लिए आए तो मुझे लग रहा है लगातार विपक्ष का इतना हल्ला मचाना ये तय है कि जो 18वीं लोकसभा का हमने जो पहला सत्र आप देखा है ये हमें अगले 5 साल देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर समीर जी सवाल ये भी आता है कि विपक्ष जिस बात को लेकर लगातार हुटिंग कर रहा था which is unparliamentary in some of the senses, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले। ये कैसा मैसेज गया? देखिए मुझे लग रहा है तो प्रधानमंत्री का अधिकार है कि किस विषय पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है। मणिपुर पे मुझे लगता है पिछले बार वो बोले थे, इस बार शायद उन्होंने नहीं बोले जिक्र किया। मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का भी उन्होंने इस बार जिक्र नहीं किया। मुझे लगता था कि इसका शायद जिक्र होगा कि उस पर सरकार आगे बढ़ने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन का भी इसमें जिक्र नहीं था तो नहीं बोला। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष बार बार मणिपुर का जिक्र कर रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, मुझे जब लगेगा भी बोलूंगा। पिछली बार भी जब मणिपुर का इंसिडेंस हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के बाहर जरूर बोला था। फिर बाद में जब विपक्ष वॉकआउट कर गया था पार्लियामेंट से, उसके बाद उन्होंने मणिपुर के ऊपर जिक्र किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये मैसेज ये भी है क्या कि भाई विपक्ष जितना दबाव बनाने की कोशिश करेगा हम उतना अनप्रेशराइज्ड दिखेंगे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें बताने की कोशिश करेगी कि भले ही हमारे 240 बीजेपी के सांसद हैं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है, लेकिन हमारी वर्किंग वैसी ही रहेगी जैसे पिछले 10 साल से थी। हम किसी दबाव में नहीं है, सरकार पर कोई दबाव नहीं है और सरकार किसी भी तरह के खतरे की स्थिति में नहीं है। सरकार के पास पूर्ण बहुमत और विपक्ष इस स्थिति में नहीं है कि सरकार को सदन के अंदर दबा सके, दबाव में ला सके। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि वो पहले से तय था और सरकार का जो व्यवहार है वो उसी तरह से दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट अब 5 साल हमें अगर देखना और विपक्ष के पास आज अच्छा संख्या 234 सांसद विपक्ष के पास है, 293 अगर सत्ता पक्ष के पास है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पल्ला जरूर सत्ता पक्ष का ज्यादा है, विपक्ष का भी बहुत कमजोर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामंजस्य की स्थिति, देखिए सरकार तो संख्या बल से चलती है लेकिन सदन तो सहमति से चलेगा। अगर सदन में नहीं दिख रही है ना, सदन में सहमति बिल्कुल भी नहीं दिख रही किसी भी तरह की, मुझे लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस बात की कोई सहमति दिखेगी क्योंकि सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है, विपक्ष भी झुकने के मूड में नहीं है। कुछ मुद्दे तो ऐसे थे जिन पर चर्चा हो सकती थी। एक दिन का जो एडिशनल समय मांगा गया, नीट इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, और कहा देश के शिक्षा मंत्री ने कि भाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश के युवा। ये क्यों नहीं हो पाया? लेकिन ये कहां फंस गया कि नीट जैसे मुद्दे पर हमारे देश की संसद एक दिन एक्सटेंड नहीं हो पाई?
इसका तो उत्तर मेरे पास नहीं है गरिमा जी कि क्यों नहीं एक्सटेंड हुई, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसका कल राहुल गांधी ने उस तरफ अच्छी तरह से ध्यान इंगित किया था। विपक्ष के नेताओं ने भी बोला, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा मुद्दा था जो जिसपे वो डिफेंसिव थे कहीं, तो उन्होंने उसकी चर्चा नहीं की। और परंपरा तो ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के पास यूजुअली साइनिडाई हो जाती है लोकसभा ज्यादातर, तो वो हो गई और बजट सत्र शुरू होएगा, फिर हो जाएगी नीट पे चर्चा, मतलब 10 दिन आगे पीछे। मैं इसको इतना मेक और ब्रेक इश्यू नहीं मानता, लेकिन जैसे विपक्ष का लगातार शोर मचाना और डिसरप्ट करना प्राइम मिनिस्टर को एक गलत परंपरा थी, जैसे विनोद ने भी कहा अभी, वैसे ही मैं ये भी सोचता हूं कि लगातार नेता प्रतिपक्ष के लिए ठीक है तंज में, लेकिन लगातार बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग करना, अब वो नेता प्रतिपक्ष से 99 लोगों के साथ है, वो भी कोई गरिमापूर्ण बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर के समय। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपने पद की और स्वयं की और सत्ताधारी पक्ष की सबकी गरिमा बनाना सबसे प्रथम उनका उत्तरदायित्व है।